अस्सलाम वालेकुम एमर्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट में। एंड स्टूडेंट्स, आई कैन चैलेंज यू, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब फॉर योर एमडी कैट प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें हमने कंप्लीट थ्योरी को बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज किया है ताकि कॉन्सेप्ट्स को समझना और याद करना आपके लिए आसान हो जाए। एंड इसी के साथ हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को भी, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद बेहतर हो सकें। स्टूडेंट्स, हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर के एंड पर आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस शीट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आपने इसको डाउनलोड करना है और प्रैक्टिस लाजमी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं उनको अंडरस्टैंड करने से पहले हम इस चैप्टर की बेसिक्स को क्लियर करेंगे ताकि वो टॉपिक समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट की। तो आप जानते हो डायरेक्ट करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हमारे पास में उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी उसकी सेम रहती है। यानी ऐसा करंट जिसकी ना तो डायरेक्शन बदले और ना ही मैग्नीट्यूड बदले, उसे हम डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं, जो मोस्टली हमें सेल या बैटरी से मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, तो देखो इसके नाम से पता चल रहा है अल्टरनेट होना। तो एक ऐसा करंट जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। यानी कि एक ऐसा करंट जो लगातार तब्दील होता है, चेंज होता है, उसे हम एसी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें दो हाफ होते हैं, एक हाफ होता है पॉजिटिव और सेकंड हाफ होता है नेगेटिव। लेकिन इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है एसी का, वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। तो ये तीन बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, जिसमें हमारा जो करंट है वो जीरो से इंक्रीज करते करते मैक्सिमम होता है और देन अगेन जीरो पे आ जाता है। फिर जीरो से वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा और देन अगेन जीरो हो जाएगा। तो एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसमें दो हाफ होते हैं, फर्स्ट हाफ इज पॉजिटिव एंड सेकंड हाफ इज नेगेटिव। तो ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रिवर्स होते हैं या चेंज होते हैं, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सोर्स ऑफ एसी की, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अ सोर्स विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। एक ऐसा सोर्स जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है हर हाफ साइकिल के बाद, उसे हम सोर्स ऑफ एसी का नाम देते हैं। इसकी अगर हम सिंबल की बात करें तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हमारे पास में दो टर्मिनल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर हाफ साइकिल के बाद में चेंज हो जाता है। लेट्स से हमारे पास में एक रजिस्टर है जिसको हमने एक एसी सोर्स के साथ अटैच कर रखा है। स्टूडेंट्स, अब देखो, अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ 0 से t/2, तो यहाँ पर इसका जो टॉप वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा और बॉटम वाला टर्मिनल क्या होगा इसका, नेगेटिव। अब क्यों? क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ देखें ना, तो ग्राफ इसका साइनोसोडल होता है, जो जीरो से इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है जीरो की तरफ। तो देखो यहाँ पे हमारी जो रोटेशन है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमारा जो करंट है इस सर्किट में वो भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। इसलिए इसका जो टॉप वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव और बॉटम वाला जो टर्मिनल है उसे हम नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होगा, तो देखो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब हमारे पास करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो इस सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये जो सोर्स है इसे हम सोर्स ऑफ एसी का नाम देते हैं, क्योंकि ये हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है या फिर हम कहें चेंज कर लेता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में सबसे कॉमन सोर्स जो होता है ना एसी का, वो होता है एसी जनरेटर, जहाँ से हमें एसी मिलता है या अल्टरनेटिंग करंट मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसी की, तो हमारे पास में एसी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास में होता है साइनोसोडल एसी, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है और इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो ऐसा जो ग्राफ होता है ना स्टूडेंट्स हमारे पास में, ये वाला, जिसमें हमारे पास में कर्व आती है, इसे कहते हैं साइनोसोडल एसी। सेकंड हमारे पास में होता है स्क्वायर वेव एसी, यानी कि इस तरह का जो ग्राफ होगा एसी का, इसे हम स्क्वायर वेव एसी का नाम देते हैं, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड पहले कांस्टेंट रहता है एंड देन सडनली वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, फिर से कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट एंड देन अगेन वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर लेगा और इस तरह से ही मूव करेगा। तो इस टाइप का जो एसी होता है इसे हम स्क्वायर वेव एसी का नाम देते हैं। थर्ड हमारे पास में होता है ट्राई एंगुलर एसी। इसमें हमारा जो करंट है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, फिर लीनियरली डिक्रीज करते करते अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है और नेगेटिव में चला जाता है।
फिर से वो लीनियरली इंक्रीज करता है और इस तरह से मूव करता रहेगा। तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा एसी का, इसे हम ट्रायंगुलर एसी का नाम देते हैं। और फोर्थ टाइप हमारे पास में होती है सा टूथ वेव फॉर्म ऑफ द एसी, जो आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के टॉपिक में भी पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ होता है इसमें हमारा जो करंट है वो क्या कर रहा है, पहले लीनियरली इंक्रीज कर रहा है फॉर सम टाइम इंटरवल एंड देन सडनली ड्रॉप करता है जीरो पे, और देन फिर अगेन वो क्या करेगा, इंक्रीज करते करते मैक्सिमम पे जाएगा और फिर सडनली वो जीरो पे ड्रॉप करेगा। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है एसी का, इसे हम सा टूथ वेव फॉर्म का नाम देते हैं। तो हमारे पास में बेसिकली 4 टाइप्स के एसी हैं, और जो हमने डिस्कस करना है अपने सिलेबस के अंदर वो कौन सा है, साइनोसोडल एसी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स एसी, किन में से कौन सा ग्राफ है जो कि एसी को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स आप देखो, अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये हमारे पास में एसी को इंडिकेट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का चेंज होना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें सेकंड की, इसमें देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। तो क्या ये एसी बनेगा? स्टूडेंट्स हमने इसकी डेफिनेशन में ये बात करी थी कि ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन तो चेंज करेगा लेकिन पीरियोडिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में इसका ये जो फर्स्ट हाफ का टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, लेकिन जो सेकंड हाफ का टाइम इंटरवल है वो कम है, और जो थर्ड है वो इससे भी कम आ रहा है। तो हमारे पास में इसकी डायरेक्शन रिवर्स तो हो रही है, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारे पास में एसी नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास में ये जो थर्ड ऑप्शन है सी वाला, इसमें देखो हमारे पास में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास में डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही, तो ये भी हमारे पास में एसी नहीं कहलाएगा। यानी कि ये जितने भी ग्राफ्स हमारे पास में हैं, इनमें से कोई भी ग्राफ जो वो एसी को इंडिकेट नहीं करता, तो हमारा राइट आंसर बनेगा डेल्टा नॉन ऑफ दीज। तो ये ग्राफ्स को आपने अच्छे से देख लेना है। एसी होने के लिए कंडीशंस क्या हैं, पहली उसकी डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, और जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होनी चाहिए, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो रिवर्स होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में इसकी कंडीशंस होती हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में आता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता क्या है, तो एसी सोर्स से मिलने वाला जो वोल्टेज है उसे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज का नाम देते हैं, या फिर इसे हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V इज टू वी नॉट साइन थीटा। स्टूडेंट्स आप जानते हो जो थीटा है वो बराबर होता है ओमेगा टी के, तो फॉर्मूला बनेगा V इज टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो ओमेगा है ना, ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर इसको हम टाइम पीरियड से रिलेट करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो वोल्टेज का फॉर्मूला बनेगा V इज टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टाइम पीरियड इंटू इंस्टेंटेनियस टाइम। अब आप जानते हो कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, V इज टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास में जो V है ना, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। जो V नॉट है ये होता है पीक वोल्टेज, या जिसे हम मैक्सिमम वोल्टेज का नाम देते हैं, और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, और जो T है ये होता है इंस्टेंटेनियस टाइम। स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो साइन का फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ है वो साइनोसोडल बनेगा, यानी कि साइन वेव बनेगी कुछ इस तरह से, जो कि 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, और अगेन डिक्रीज करते करते नेगेटिव एंड 0 पे चला जाता है। तो इस तरह से एक साइकिल में हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ये 2 मरतबा होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं टाइम पीरियड। अब आप जानते हो कि टाइम पीरियड हमारे पास में क्या है, वो टाइम इंटरवल जिसमें एक वेव कंप्लीट होती है, इसे हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें हमारी पोलैरिटी एक बार चेंज हो जाए या रिवर्स हो जाए, उसे हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होती हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। फॉर्मूला होता है F इज टू 1 ओवर टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जो है उसे फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे एज एन एमसीक्यू पूछी जाती है कि हमारे पाकिस्तान में जो एसी है जो हमारे घरों में आता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले में पुट करो तो हमारा टाइम पीरियड आएगा 0.2 सेकेंड।
बल्कि 0.02 सेकेंड। तो आप इसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आपसे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है एमसीक्यूज के अंदर। तो आपने इसको टाइम पीरियड को यहाँ पर ना ऐड कर लेना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में आता है साइनोसोइडल एसी। अब किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से फ्लो करने वाला जो करंट है उसे हम साइनोसोइडल एसी का नाम देते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आप थीटा भी यूज़ कर सकते हो या फिर 2πf इंटू टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सिंपली हम क्या यूज़ करेंगे, साइन ओमेगा टी। अब सुन, यहाँ पे हमारे पास में जो I है ना, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। जो I नॉट है ये होता है पीक करंट, या फिर इसे हम मैक्सिमम करंट का नाम भी देते हैं। इसी तरह से साइन के साथ जो एंगल आएगा ओमेगा टी, यहाँ पर जो ओमेगा है ये कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो पूरा एंगल है ना साइन के साथ, जो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसे हम कहते हैं फेज ऑफ एसी, जो हमें बताता है कि एसी की स्टेट क्या है, कब हमारा करंट ज़ीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, एंड कब वो पॉजिटिव होगा एंड कब नेगेटिव होता है। तो ये हमें टाइम के लिहाज से, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से या फिर एंगल के लिहाज से उसकी स्टेट बताएगा। तो इसको क्या कहते हैं, फेज ऑफ एसी का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो एसी है इसमें एक टर्म होती है पीक वैल्यू। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम। तो एसी के एक साइकिल में जो हमें मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है उसे पीक वैल्यू ऑफ द एसी का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास में दो पीक्स होती हैं। एक होती है पॉजिटिव पीक जो फर्स्ट हाफ में बनती है, एंड सेकंड होती है नेगेटिव पीक जो कि सेकंड हाफ में बनती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में एक टर्म आती है पीक टू पीक वैल्यू। तो हमारे पास में पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक्स का जो सम होता है उसे हम पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं, जिसे सिंपली पीपी वैल्यू भी कहा जाता है। और एक सिमेट्रिकल कर्व के लिए अब देखो यहाँ पर भी आई नॉट होगा और यहाँ पर भी हमारे पास में आई नॉट होगा। अगर इन दोनों को हम एडअप करें तो हमारा आंसर आएगा 2I0। तो एक सिमेट्रिकल कर्व के लिए जो पीक टू पीक वैल्यू है वो 2I0 के बराबर होती है, जबकि जो पीक वैल्यू है उसे I0 से लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है एवरेज आर मीन वैल्यू ऑफ द करंट। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वैल्यू की तो करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये बराबर होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द कंप्लीट साइकिल, तो स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे जितनी हमारे पास में फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उतनी ही सेकंड हाफ में नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी। तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो एसी की एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल जो है वो जीरो आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। इसी तरह से अगर आपसे वोल्टेज का पूछा जाए तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू होती है ओवर द कंप्लीट साइकिल वो भी जीरो होती है, क्योंकि वो भी एक साइनोसॉइडल कर्व होती है। उसमें जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज भी रिपीट होती हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, हाफ साइकिल के लिए हमारे पास में जो एवरेज वैल्यू होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2I0 डिवाइडेड बाय पाई। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो हाफ साइकिल की एवरेज अगर हमें फाइंड करनी है तो इसको आपने याद रखना है 2I0 डिवाइडेड बाय पाई। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं 2 को पाई पर डिवाइड करूँ तो इसका आंसर आता है 0.63। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ साइकिल इज इक्वल टू 0.637 टाइम्स ऑफ I0। अगर इसकी परसेंटेज में बात करें तो ये बनेगा तकरीबन 63% अप्रॉक्सीमेटली। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ साइकिल जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का 63% होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि एवरेज वैल्यू जो है वो 50% नहीं आएगी। यानी आपको शायद ये लगेगा कि ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का एवरेज हाफ होता है, वो यहाँ पर नहीं होगा हमारे पास में, क्योंकि ग्राफ साइनोसॉइडल है। तो इस केस में हमारे पास में जो एवरेज वैल्यू होती है हाफ साइकिल की वो मैक्सिमम वैल्यू का 63% होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने हाफ साइकिल के बारे में याद रखनी है। तो ये हमारे पास में आपने याद रखना है एवरेज वैल्यू ऑफ द कंप्लीट साइकिल जीरो, जबकि हाफ साइकिल की बात करें तो वो होती है 2I0 डिवाइडेड बाय पाई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में आता है मीन स्क्वेयर्ड वैल्यूज ऑफ एसी। अब मीन स्क्वेयर्ड वैल्यूज क्या होती हैं, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया है सिर्फ मीन वैल्यू। अब क्या आ गया, मीन स्क्वेयर्ड वैल्यूज। यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन वैल्यूज का स्क्वेयर करेंगे एंड देन उनका एवरेज यानी कि मीन फाइंड करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वेयर करते हैं ना तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है।
तो जब हम उनको पॉजिटिव करके उसका एवरेज निकालेंगे तो रिजल्ट कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो हमारे पास में कंप्लीट साइकिल के लिए जो मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा नॉन ज़ीरो होती हैं। तो बात आपने याद रखनी है, मीन वैल्यू ज़ीरो होती है कंप्लीट साइकिल के लिए, बट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होती है। अब सुनिए इसका हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट हाफ तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, वो तो ठीक चलेगा, लेकिन जो सेकंड हाफ होता है इसका जो कि नेगेटिव में होता है, जब उसका हम स्क्वायर करेंगे ना वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा हमारे पास में। आगे नेक्स्ट होने चलता रहेगा प्रोसेस। तो इसमें जो नेगेटिव हाफ्स होते हैं वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं स्क्वायर होने की वजह से। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट हाफ का या पूरे साइकिल का मीन स्क्वायर्ड वैल्यू क्या होगा। अब स्टूडेंट देखो, जो हमने पहले डिस्कस किया था एसी का ग्राफ वो कुछ ऐसे था कि यहाँ पे फर्स्ट हाफ पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा तो एक साइकिल पूरा बनेगा। बट यहाँ पर देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साइकिल पूरा हो गया, ठीक है, फिर सेम वही चीज़ आगे रिपीट हो रही है। तो सेकंड हाफ, तो हम ये कह सकते हैं कि एसी की जो मीन स्क्वायर्ड वैल्यू होती है वो जितनी हाफ साइकिल की होगी उतनी ही कंप्लीट साइकिल के लिए होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये होती है मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ एसी हाफ साइकिल के लिए, और फुल साइकिल के लिए उसका रिजल्ट सेम ही होता है जो कि आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास में आता है रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज। अब ये किस बला का नाम है? तो इसमें कुछ नहीं है, अभी हमने फाइंड किया ना मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज, अगर इसी का हम रूट ले लें तो वो कहलाती है रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एसी, जिसे हम आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। अब इसका हम रूट क्यों लेते हैं? अब देखो, अगर मान लो कि हमारे पास में पीक वैल्यू जो है वो 5 है, मैक्सिमम वैल्यू हमें सोर्स में से मिल रही है, जब उसका हम स्क्वायर करेंगे वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर उसका रूट लेते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं ताकि उसको ईजिली हम यूज़ कर सकें अपनी कैलकुलेशंस के लिए। अब देखो, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास में एसी की जो आरएमएस वैल्यू होती है करंट की, ये बराबर होती है आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। यानी कि देखो ना, ये जो फॉर्मूला है अगर आप इसका √ लो तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, जबकि 2 के ऊपर √ आएगा तो बनेगा आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। ये होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। अगर हम 1/√2 को सॉल्व करें तो ये बनेगा 0.707 टाइम्स आई नॉट। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 70% होता है आई नॉट का। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आरएमएस वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का 70% होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें वोल्टेज की तो उसमें वोल्टेज का भी सेम ही रिजल्ट आएगा। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू बनेगी V0 डिवाइडेड बाय √2, एंड अगर इसको मैं सॉल्व करूं 1/√2 को तो आंसर आएगा VRMS इज इक्वल्स टू 0.707 V0, यानी कि 70% ऑफ द V0। अगर हम अपने ग्राफ को देखें तो अगर हमारे पास में इसकी जो पीक वैल्यू है वो I0 है, तो हमारे पास में जो आरएमएस वैल्यू होगी वो कुछ यहाँ तक बनेगी, यानी कि पीक वैल्यू का 70%, जबकि जो एवरेज वैल्यू है वो पीक वैल्यू का 63% होता है। तो ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज वैल्यू मैक्सिमम का 63% और आरएमएस वैल्यू कितनी होती है 70%, और पीक वैल्यू कितनी होती है I0 के बराबर। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक से रिजल्ट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो हमारी बुक में अवेलेबल हैं एज अ थ्योरी पॉइंट्स के हिसाब से। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, इन पाकिस्तान द वोल्टेज सप्लाई इज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यानी कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की होती है, जो आपने अक्सर देखा भी होगा, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उसकी, वो होती है 50 हर्ट्ज। तो हमारे घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं वो इसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती हैं, और इसकी वैल्यूज़ उनके ऊपर हमेशा प्रिंटेड भी होती है मोस्टली। अच्छा, यहाँ पर देखो कि हमारे घरों में जो 220 वोल्टेज आ रहे हैं कौन से होंगे, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, या फिर उसका आरएमएस वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि हम एवरेज वैल्यू तो फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो तो जीरो होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट होती है कि उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो हमारे पास में हमारे घरों में जो वोल्टेज हम देखते हैं अक्सर जो एमीटर में रिकॉर्ड हो रहा होता है, सॉरी वोल्ट मीटर में रिकॉर्ड हो रहा होता है, वो होता है आरएमएस वोल्टेज, और जो करंट होता है वो आरएमएस करंट होता है। तो हमारे घरों में आने वाले जो वोल्टेज हैं वो 220 वोल्टेजेस वो होते हैं आरएमएस वोल्टेज। तो ये जो 220 वोल्ट है ये क्या कहलाएगा, उसका आरएमएस वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज कहलाती है।
स्टूडेंट्स देखो हमारे पास में कि एक साइकिल में जब किसी सोर्स को हम किसी रजिस्टर से जोड़ेंगे तो एक साइकिल में कितनी बार करंट जीरो होता है। एक बार हमारे पास में करंट यहाँ से इंक्रीज करना शुरू किया मैक्सिमम और फिर कहाँ पे आ गया जीरो पे, फिर वो नेगेटिव में जाएगा और फिर अगेन क्या करेगा जीरो पे, तो एक साइकिल पूरा हो गया। तो एक साइकिल में हमारा जो करंट है वो 2 टाइम्स जीरो पे जाता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो कितनी बार जीरो होगा, तो देखो स्टूडेंट्स 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि उसके 50 साइकिल बनेंगे। अगर एक साइकिल में वो 2 बार जीरो होता है तो फिर 50 साइकिल्स में 50 का 2 टाइम यानी कि 100 टाइम्स वो जीरो तक जाता है। तो एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है वो 1/50th सेकेंड होता है, जबकि हाफ साइकिल का जो टाइम है वो 1/100th सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट सर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सप्लाई, हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, वो तो आरएमएस वैल्यू है, तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी। तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो उसी फॉर्मूला का यूज़ करके जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है आरएमएस वोल्टेज का। फॉर्मूला था वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई √2। अगर हम वहाँ से वी नॉट निकालें तो फॉर्मूला बनेगा √2 टाइम्स वी आर एम एस। स्टूडेंट्स अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो बनेगा √2 इंटू 220। अब स्टूडेंट्स ये बात हमें याद रखनी है, जो √2 है ना ये होता है 1.4। अगर आप इसको यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 311 वोल्टेज। तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 311 वोल्ट, और जो हम रिकॉर्ड कर पाते हैं जो हम देखते हैं अक्सर वो कितनी होती है 220 वोल्टेजेस, जो कि हमारे आरएमएस वोल्टेज होते हैं। तो हमारे घरों में जो डिवाइसेस लगी होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरएमएस वैल्यू को ही रीड कर पाती हैं, क्योंकि हम एसी की इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आता है वाई आरएमएस, हम आरएमएस वैल्यू क्यों यूज़ करते हैं। अब इसका एक रीज़न तो हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि हम करंट की एवरेज या इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फिर आरएमएस का दूसरा फायदा क्या होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट लेट्स से हमारे पास में एक सोर्स है, एक एसी सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैंने रजिस्टर से जोड़ा है, तो जब ये करंट रजिस्टर में से फ्लो करेगा तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। और सिमिलरली हमारे पास में एक डीसी वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है वी नॉट बाई √2। तो ये जब करंट फ्लो करवाएगा सर्किट से तब भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो बुक पे हमें ये कहता है कि जितना डीसी सोर्स हीट प्रोड्यूस करेगा उतनी ही हीट जो है वो एसी सोर्स भी प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर सपोज कर लो कि डीसी सोर्स जो है वो 7 वोल्ट का है, तो एसी सोर्स क्या होगा 10 वोल्ट का। तो 10 वोल्ट के एसी सोर्स से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है 7 वोल्ट का डीसी सोर्स भी उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एसी की हमें आरएमएस वैल्यू मिलेगी। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम का 70%। तो अगर मैक्सिमम 10 है तो 10 का 70% कितना आएगा 7 वोल्ट। तो जो इसका रिजल्ट है वो 7 के बराबर होगा। तो हमारे पास में हम ये कह सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू जो होती है एसी की वो डीसी के बराबर होती है, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम आता है। तो पहला पॉइंट क्या याद करना है इसमें, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज डीसी इक्विवेलेंट। सेकंड बात जो हमने यहाँ पे की है कि अगर हम एसी वोल्टेज को रिप्लेस कर दें एक डीसी सोर्स के साथ, कांस्टेंट वोल्टेज के साथ में, जो कि वी नॉट बाई √2 है यानी आरएमएस के बराबर है, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी दोनों में वो सेम होगी। और इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू RT, जिसे हम जाउल हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, जो आपने चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी होगा। तो इसमें से हमारे पास में कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपने यहाँ पर याद रखनी है आरएमएस के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो पहला टॉपिक है पीएमडीसी के सिलेबस में इंक्लूड भी है ऑफिशियली, वो है फेज लीड एंड फेज लैग। अब फेज लीड और लैग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं पर इसको मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं करूँगा, एक बड़ा सिंपल सा इसको हम लेके चलेंगे यहाँ पे ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। अब सपोज कर लो हमारे पास में 2 वेव्स हैं, ग्राफ दिखा रखे हैं करंट और टाइम का, लेट्स से या वोल्टेज या टाइम है। तो हमारे पास में ग्राफ है जिसमें 2 वेव्स दिखा रखी हैं, एक को हमने शो कर रखा है येलो कलर से या ऑरेंज कलर से, और एक हमारे पास में जो कि यहाँ पे पिंक कलर में दिखा रखे हैं। अब यहाँ पे देखो वेव 1 और वेव 2, अब इसमें कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स लीड का मतलब ये होता है जो आगे चलेगा, जो भाग के आगे निकल जाएगा, और लैग जो थोड़ा पीछे चल रहा है, बिहाइंड में जा रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सा इसका फंडा ये होता है कि आपने सिर्फ इतनी बात देखनी है कि कौन सा वेव जल्दी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाता है। अगर हम देखें ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हम देखें तो देखो यहाँ पर दोनों वेव्स में से कौन सी वेव जल्दी मैक्सिमम पर पहुंची हुई है। तो देखो जो पिंक वाली वेव है वो मैक्सिमम पर है, जबकि जो ऑरेंज वाली है वो 0 पर है।
अगर इसको मैं यहाँ से देखूँ इस पॉइंट से, तो जो ऑरेंज वाली वेव है वो मैक्सिमम पे अब पहुँच रही है, जबकि दूसरी जो है वो नेगेटिव में जाकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो इस तरह से देखो, स्टार्टिंग पॉइंट से देखो कि कौन सी वेव मैक्सिमम पर है, तो जो वेव मैक्सिमम पर होगी हम कहेंगे वो लीड कर रही है, और जो मिनिमम पर होगी वो लैग कर रही है। तो हम यहाँ पे दो रिजल्ट्स कह सकते हैं कि हमारी जो वेव नंबर 2 है वो लीड कर रही है वेव 1 को, जबकि वेव नंबर 1 जो है वो लैग कर रही है बिहाइंड द वेव नंबर 2। इतनी बातें हमें याद रखनी है कि जो वेव जल्दी मैक्सिमम पर पहुंचेगी वो लीड करेगी। इतना कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, बाकी जैसे जैसे हम टॉपिक्स में जाएंगे फिर वहाँ पे देखते रहेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में अगर इसी को हम वेक्टर की फॉर्म में दिखाना चाहें, वैसे तो करंट और वोल्टेज जो है वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, बट यहाँ पर हम उसको एज अ फेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फेजर रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उसकी हम कर सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है कि उसके लिए हम रोटेटिंग वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, जिनके दरमियान कोई एंगल बनेगा जिसे हम फेज एंगल का नाम देते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि जो क्वांटिटी जीरो से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव में इंक्रीज कर रही है, उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर कुछ इस तरह से। और जो चीज़ मैक्सिमम पर है, अगर वो पॉजिटिव में होगी तो अपवर्ड, और अगर नेगेटिव में मैक्सिमम है तो डाउनवर्ड, उसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। जो जीरो से स्टार्ट हो गया मैक्सिमम की तरफ जाएगा उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ऑलरेडी मैक्सिमम पर है उसके लिए वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एंगल बनेगा थीटा, जो कि यहाँ पे 90 बन रहा है, और ये जो एंगल है इसे हम फेज एंगल का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है? तो इसका सिंपल सा रूल ये होता है कि हम इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे वर्टिकल की तरफ। तो हमारे पास में जिस तरफ इसका हेड जाएगा ना वो लीड करेगा, और जिस तरफ इस एरो की टेल होगी वो हमारे पास में लैग करेगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि वेव 2 क्या कर रही है, यहाँ पर लीड कर रही है, जबकि वेव 1 क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो इस तरह से हम फेज लीड और फेज लैग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिंपल वे के अंदर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं कि वी हैव v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा if the RMS voltage is equal to the instantaneous voltage then angle of this instantaneous value will be। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो मैं कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन ये है कि RMS वोल्टेज बराबर है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के, जो उसने हमें यहाँ पर बता रखा है, और हमसे पूछ कर रहा है कि हमें एंगल बताना है कि कितना एंगल पे ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम होती हैं। अब सुन देखो, अब ये बात जानती हो कि RMS वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V नॉट डिवाइडेड बाय √2, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V नॉट साइन थीटा, जो उसने हमें बता भी रखा है। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड से अगर देखें तो V नॉट कैंसिल हो रहा है, तो बनेगा 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्योंकि हमें थीटा कैलकुलेट करना है तो साइन जो इधर आके बन जाएगा साइन इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 बनेगा। अब ये बात जानते हो कि साइन इनवर्स 1/√2 ये बराबर होता है 45 डिग्री के, तो एंगल आंसर आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारे पास में वो एंगल है जहां पर इंस्टेंटेनियस और आरएमएस वोल्टेज आपस में सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ETA 2018 का है। द इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय द फॉर्मूला I इज इक्वल टू √2 sin ओमेगा t प्लस थीटा एम्पियर्स। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है और हमें उसने करंट की इक्वेशन दे रखी है I इज इक्वल टू √2 sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब आप जानते हो कि आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमें पीक वोल्टेज पता होना चाहिए या पीक करंट पता होना चाहिए। तो उसमें देखो करंट की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना वो होती है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 या साइन थीटा, सिंपली जो भी आप इसको कह दो। तो देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो आप यहाँ से देखोगे कि I नॉट की जगह पर क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, √2 एम्पेयर। अगर हम यहाँ से आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आरएमएस का फॉर्मूला हमारे पास में होता है I नॉट डिवाइडेड बाय √2। आई नॉट की वैल्यू कितनी है, √2, तो √2 से √2 कैंसिल होगा तो आरएमएस का आंसर आएगा 1 एम्पेयर। तो हमारे पास में जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द इंस्टेंटेनियस EMF एट इंस्टेंट t इज गिवन बाय द फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू 20 sin 100πt। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय। तो यहाँ पर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, जो कि MD कैट में पास पेपर्स में ही क्वेश्चन पूछा गया है 2012 के अंदर। अब यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या कंडीशन है, V इज इक्वल टू 20 sin 100πt। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो वो होती है V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2πft।
टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, या साइन ओमेगा टी आपने पढ़ा होगा। तो अगर इसको कंपेयर करें तो देखो स्टूडेंट, जहाँ पर ओमेगा आता है ना वहाँ पर क्या आ रहा है, 100 पाई आ रहा है। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट की जगह पर 20, साइन वैसे का वैसा, ओमेगा की जगह पर 100 पाई और टी वैसे का वैसा। तो जब इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा कितना आएगा, 100 पाई। सो हम ये बात जानते हैं कि ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसने हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी पूछा है यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, ये बराबर आएगा 100 पाई के। पाई के साथ पाई होगा कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 2f इज इक्वल 100। और अगर हम f निकालना चाहते हैं तो 2 को इस पर डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा अल्फा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पास पेपर्स में आए हुए हैं, तो इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और समझ लेना है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फाइंड आउट द हीट डिसिपेटेड इन किलोवाट आवर इन 2 ओम रजिस्टर इन 1 आवर फॉर द गिवन सर्किट। अब उसने हमें एक सर्किट दिखा रखा है जिसके लिए हमने हीट डिसिपेशन कैलकुलेट करनी है। अब देखो हम जानते हैं कि हीट डिसिपेशन का जो फॉर्मूला है ना, ये होता है H इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर टी। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में करंट नहीं है तो बाय ओहम्स लॉ करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं फॉर अ रजिस्टर V डिवाइडेड बाई आर। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा H इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। अब यहाँ पे मसला पता क्या है कि हमारे पास में आर एम एस वोल्टेज नहीं है, तो आर एम एस वोल्टेज का फॉर्मूला तो आप जानते हो, ये होता है वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, बट वी नॉट भी नहीं है। तो इसमें देखो हमारे पास में ये वाला एक इक्वेशन आपको नजर आ रही है, v इज इक्वल टू 311 साइन 100 बाई टी। तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट की जगह पर क्या आएगा यहाँ पे 311। तो ये हमारी पीक वैल्यू है वोल्टेज की जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू रिप्लेस करूँ तो बनेगा 311 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 220 वोल्ट्स। तो ये बात हमने वैसे भी याद रखनी कि जब भी हमारे पास में पीक वैल्यू 311 वोल्ट होगी तो जो आरएमएस वैल्यू है वो 220 वोल्ट ही आएगी। अब यहाँ पे ये वैल्यूज हम पुट करेंगे अपने मेन फॉर्मूले में, तो ये बनेगा H इज इक्वल्स टू वी आर एम एस का स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब सिंस टाइम हमारे पास में 1 आवर है तो 1 घंटे में जो सेकंड्स होते हैं वो होते हैं 3600 सेकंड्स। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो 220 का जो स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, ये होता है 48400। तो ये वैल्यू बनेगी H इज इक्वल्स टू 48400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3600। अब सुनिए ये जो हीट है ना ये आ रही है जाउल्स के अंदर, उसने हमसे पूछा है किलोवाट आवर में। तो आप ये बात जानते हो कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 मेगा जाउल के, जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जाउल। अगर आपने 1 जाउल निकालना है ना तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आके डिवाइड होगी तो बनेगा 1 ओवर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट आवर्स। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स ये जो 3.6 है इंटू 10 टू द पावर 6 है, इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ 3600 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि कुछ इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 10 टू द पावर 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस से यही बनेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तब देखो यहाँ पे ना रीज़न क्या है कि यहाँ पे 3600 आ रहा है, तो अगर मैं किसी तरह से इसको भी 3600 बना दूँ तो कैंसिलेशन हो जाएगी, काम ईजी हो जाएगा अपना। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल आउट। अब यहाँ पे मसला क्या बचा 10 की पावर 3 का। तो देखो कुछ ऐसा करोगे यहाँ पर आप 10 की पावर 3 बना दो इसकी जगह पे, तो ये भी मसला आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 2 और 3, अगर मैं डेसिमल लगा दूँ 8 के बाद तो 10 की पावर 3 यहाँ पर बन जाएगा। तो हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं 48.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 10 की पावर 3 ये वाला आ गया, और यहाँ पर जो बचा था 10 की पावर 3 वैसे का वैसा ये वाला भी आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पर देखो होगा क्या कि 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 हो गया कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बचेगा 48.4 डिवाइडेड बाय 2। तो आप जानते हो 48 का जो हाफ है ये होता है 24। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ना ये होगा 24.2 किलोवाट आवर, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। तो इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी हैं, प्रॉपर्ली इसको आपने लाजमी हल कर लेना है। अगर किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको डिस्कस लाजमी करना है कमेंट्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है एसी सर्किट्स का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास में दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम सोर्स के साथ एक सिंगल एलिमेंट जोड़ेंगे या फिर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जोड़ेंगे। तो ये हमने सारे सर्किट्स 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करने। तो सबसे पहला हमारे पास में कि अगर हम एसी सोर्स के साथ यहाँ पर एक रजिस्टर जोड़ दें तो
हमारे पास में जब इसके साथ रेजिस्टर लगाते हैं तो ये कहलाता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर हम यहाँ पर एक कैपेसिटर अटैच करेंगे तो ये बनेगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट, और अगर हम यहाँ पर एक इंडक्टर जोड़ेंगे तो ये कहलाता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो हमारे पास में 3 तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि एसी सर्किट्स में करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो इसको हम 1 बाय 1 भी अटैच कर सकते हैं, और अगर इसको मैं पेयर्स की फॉर्म में जोड़ूं तो अगर हम रेजिस्टर और कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो ये कहलाता है आरसी सर्किट। अगर हम कैपेसिटर और इंडक्टर को अटैच करेंगे तो ये कहलाता है एलसी सर्किट या एलसी ऑसिलेटर, जिसको हम आगे आके डिस्कस भी करेंगे। अगर हम रेजिस्टर के साथ इंडक्टर अटैच करें तो ये कहलाता है आर एल सर्किट, और अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में अटैच कर दें तो ये कहलाता है एल सी आर सर्किट या आर एल सी सर्किट। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक से सर्किट्स हैं एसी के, जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू अ रेजिस्टर। तो अगर हम एक एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर को अटैच कर दें तो ये जो सर्किट है ना, इसे हम कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा सोर्स है इससे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो होता है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम बात करें कि सर्किट से कितना करंट फ्लो करेगा किसी भी लम्हे पर, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, तो आप जानते हो बाय ओहम्स लॉ करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R फॉर अ रेजिस्टर। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं V के वैल्यू पुट करूँ फॉर्मूले के अंदर तो बनेगा I इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R साइन ओमेगा टी। तो V नॉट ओवर R जो है ना, इसे हम सिंपली I नॉट कहते हैं, तो फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट, यहाँ पे नोट करने वाली बात देखो क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज ये भी साइन का फंक्शन है, दोनों का फेज सेम है, और करंट भी हमारे पास में साइन का फंक्शन है जिसका फेज ओमेगा टी है, जो कि वोल्टेज के सिमिलर है। तो अगर हम बात करें इनके ग्राफ्स की, तो उसमें दोनों का ग्राफ जो वो साइनोसोइडल बनेगा। इस तरह से ये हो गया ग्राफ ऑफ वोल्टेज एंड करंट की। अगर हम बात करें तो करंट का फेज क्योंकि सेम है, साइन का ग्राफ बनेगा, तो ये भी हमारे पास में सेम ऐसे बनेगा। ये इनके दोनों जीरो से स्टार्ट होंगे, सेम टाइम पर मैक्सिमम, सेम टाइम पे जीरो, सेम टाइम पे अगेन नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर से जीरो, और ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ रेजिस्टर करंट और वोल्टेज में दोस्ती चल रही होती है, यानी कि दोनों का फेज सेम होता है। अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो हमने ये बात पहले डिस्कस करी है फेजर रिप्रेजेंटेशन में कि जो चीज़ जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में जाएगी उसके लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वोल्टेज के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे क्योंकि ये पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं करंट की बात करूँ तो ये भी पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है जीरो से, तो इसके लिए भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इन फेज हो जाएंगे। तो हमारा जो फेज डिफरेंस है दोनों के दरमियान वो 0 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज में क्या होती है, दोस्ती होती है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने कि फॉर द रेजिस्टिव सर्किट हमारे पास में करंट और वोल्टेज का फेज सेम होता है, दोनों का ग्राफ कर्व एक जैसी बनेगी और दोनों इन फेज होते हैं, यानी कि दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रेजिस्टेंस क्या होती है। अब जाहिर बात है हमारा सर्किट एलिमेंट है तो करंट के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट तो पेश होगी। तो करंट के रास्ते में जो अपोजिशन होती है रेजिस्टर की, उसे हमें रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस, जिसको आप V नॉट ओवर आई नॉट भी लिख सकते हो, या सिंपली इसको V डिवाइडेड बाई आई भी लिख सकते हैं, जो कि उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को इंडिकेट करता है। अब सुनो, आप देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ नहीं होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट होती है। तो हम ये कहेंगे कि चाहे AC हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है पाकिस्तान में हमारे घरों में, या DC हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो ये दोनों को बराबर अपोज करेगा। इसके सामने AC और DC दोनों बराबर होते हैं, ये इक्वली अपोज करेगा दोनों करंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास में ये दोनों को अपोज करे तो या जाहिर बात है कि यहाँ पर कोई की पावर डिसिपेशन भी होगी। तो रेजिस्टर की वजह से जो पावर डिसिपेशन होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू IV, जो कि करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का प्रोडक्ट है। अगर हम यहाँ पे बाय ओहम लॉ V की वैल्यू रिप्लेस करें, V इज इक्वल टू IR, तो फॉर्मूला बनेगा I²R, जिसको फर्दर हम V²/R से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ रिलेशनशिप्स हैं पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर के, जो आपने पहले भी पढ़े होंगे
करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। तो उसमें ये हमारे पास में सारी कहानी है AC थ्रू अ रजिस्टर की। बट इसमें ना एक बात आपने और भी याद रखनी कि इसमें हमारा जो ग्राफ होगा ना उसमें वोल्टेज का पीक थोड़ा ज़्यादा रखा जाएगा और वोल्टेज का जो वेक्टर है वो भी थोड़ा ज़्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कौन की पावर डिसिपेशन होती है, अपोजिशन होती है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास में ओवरऑल इसकी सारी स्ट्रक्चर है AC थ्रू अ रजिस्टर की। अब यहाँ पे हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, एन AC वोल्टेज ऑफ द पीक वैल्यू 100 वोल्ट is applied across a pure resistor of 50 ohm. What is the RMS value of the current? अब देखो उसने क्या किया, हमें वोल्टेज की पीक वैल्यू बता रखी है और हमें करंट की RMS वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि दो चीज़ें हमारे पास में हैं, V0 है 100 वोल्टेज और रेजिस्टेंस है 50 ओम। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप ये करो कि सबसे पहले RMS वोल्टेज निकाल दो। जब आपके पास में RMS वोल्टेज आएगा तो फिर वहाँ से आप ओहम लॉ अप्लाई करके करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। वो थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा हो रही है, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन अजीब हो जाती है, तो हम इसको ईजिली सॉल्व करेंगे RMS करंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, जो होता है I0 डिवाइडेड बाय √2। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे I0 निकालते हैं। तो I0 का फॉर्मूला क्या बनेगा, बाय ओहम लॉ V0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। V0 कितनी है 100 और रेजिस्टेंस कितनी है 50, तो 100/50 कितना आएगा 2 एम्पियर। अब आप इजीली यहाँ पे RMS का फॉर्मूला यूज़ करो, जो होता है I0 डिवाइडेड बाय √2। I0 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय √2। अब सिंस यहाँ पे ना देखो कोई भी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास में जो कि 2 डिवाइडेड बाय √2 में आए, तो मतलब इसको थोड़ा मजीद हल करना पड़ेगा। अब ये वाला जो 2 है ना, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्योंकि 2 × 2 बनेगा 4 और 4 का √2 कितना होता है, अगेन 2 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको। तो यहाँ पर देखो 1 √2 से 1 √ हो गया कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आएगा IRMS इज इक्वल्स टू √2 एम्पियर। ये भी हमारा आंसर बन सकता है, बट यहाँ पे देखो ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पर देखो जो √2 है ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि 1.4 के बराबर होता है, तो हमारा आंसर आएगा 1.4 एम्पियर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस MCQs का वो बनेगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन एन AC सर्किट कंटेनिंग अ प्योर रेजिस्टर, इफ द पीक वोल्टेज इज 100 वोल्ट एंड पीक करंट इज 5 एम्पियर, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर एट t इज इक्वल्स टू 0 व्हेन वोल्टेज इज 0। तो हमसे वो ये पूछे कि जब हमारा वोल्टेज 0 होगा 0 टाइम पर, तो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी। अब 0 क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ ये क्विज है, तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करो और आपका जो आंसर है उसे कमेंट्स में मेंशन करो, ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये बातें किस हद तक समझ आ रही हैं। तो कमेंट लाजमी करने हैं आप इसको सॉल्व करने के बाद में, जो भी आपका आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है AC थ्रू अ कैपेसिटर। अगर हम एक कैपेसिटर को AC सोर्स के साथ अटैच करें तो ये सर्किट हमारे पास में कहलाता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब यहाँ पे हमारे पास में जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t। और जब इसको हम सोर्स से अटैच करेंगे तो प्लेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इंस्टेंटेनियस चार्ज है ये बराबर होता है Q इज इक्वल्स टू CV। अगर यहाँ पर V की वैल्यू रिप्लेस करें तो बनेगा Q इज इक्वल्स टू C V0 साइन थीटा या साइन ओमेगा t। अच्छा यहाँ पे जो फैक्टर है ना CV0, इसको हम Q0 लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल्स टू Q0 साइन ओमेगा t। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों का जो फेज है वो सेम आ रहा है, यानी कि जो वोल्टेज है वो भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन है और जो चार्ज है ये भी साइन ओमेगा टी का फंक्शन है। अगर इसको हम ग्राफिकली इंडिकेट करें तो ग्राफ्स कुछ ऐसे बनेंगे इनके, कि ये जो हमारे पास में ग्राफ है ये बनेगा वोल्टेज के लिए, और चार्ज की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि दोनों एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। बट यहाँ पे हमें दो चीज़ों का रिलेशनशिप बताना है, वो है वोल्टेज और करंट। हमें चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे करंट कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स करंट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं स्लोप का। अब यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो हम यहाँ पे ग्राफ की स्लोप फाइंड करेंगे, QT ग्राफ, यानी चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल्स टू I होता है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में करंट का ग्राफ है और टाइम का ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम। तो अगर हम ग्राफ की स्लोप फाइंड कर लें तो हमारे पास में क्या आएगा, करंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करते हैं एक साइकिल के लिए, जो हमने डायग्राम में देख रहे हैं। यानी कि जब करंट जीरो हो, चार्ज जीरो होगा तो वोल्टेज जीरो पे होगा, जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो
वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो चार्ज और वोल्टेज के हम सेम पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप जानते हो जो स्लोप है ना, ये हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है। अगर हम यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करें इस जगह पर, तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे बनेगा जो कि मैक्सिमम स्लोप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम होगा क्योंकि हमारी स्लोप मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही हम मैक्सिमम वोल्टेज पे पहुँचेंगे या जब चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में जो स्लोप है इस पॉइंट की वो जीरो हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप आप जानते हो जीरो होती है, तो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो क्या करेगा, जीरो पे आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से डाउनवर्ड आएंगे तो इंक्रीज करते करते यहाँ पे जाके जो स्लोप है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो स्लोप मैक्सिमम होने का मतलब है कि जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा कुछ इस पॉइंट के ऊपर। यानी कि जब हम अपवर्ड जा रहे होते हैं तो स्लोप पॉजिटिव होती है, हमारा करंट पॉजिटिव पोर्शन में चलेगा। जब हम डाउनवर्ड आते हैं तो स्लोप नेगेटिव होती है, तो करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा और नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह से जब नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे देखो तो आप स्लोप क्या हो जाएगी आपकी इस पॉइंट के ऊपर, जीरो। तो हमारे पास में जो करंट है वो जीरो पे चला जाएगा। और अगेन आप देखो यहाँ पे जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो स्लोप मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पे जो करंट है वो अगेन आपका मैक्सिमम तक चला जाएगा। अगर इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में कंबाइन करें तो हमारी जो ग्राफ है इसकी वो कुछ इस तरह से बनेगी, जो कि ब्लू कलर से आपको नजर आ रही है। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे इनिशियल पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे दोनों जीरो पे नहीं है, यानी कि करंट जो है वो मैक्सिमम के ऊपर है और जो वोल्टेज हमारे पास में है वो जीरो के ऊपर है। तो हमने ये बात डिस्कस करी थी फेज लीड और फेज लैग की, कि जो चीज़ मैक्सिमम पर पहले पहुंचेगी वो लीड करेगी और जो बिहाइंड होगी उससे वो लैग करेगी। अगर इसको हम वेक्ट्रिकली देखें तो देखो वोल्टेज जीरो से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जबकि जो करंट है वो ऑलरेडी मैक्सिमम पर है और पॉजिटिव में है, तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन। तो आप देख सकते हो कि दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 का बन रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 90 होने की वजह से या π/2 होने की वजह से जो करंट है वो लीड कर रहा है, जबकि वोल्टेज क्या करेगा, यहाँ पर लैग करेगा बिहाइंड द करंट। अब आपको ये भी मैंने बताया था कि अगर आपको ये पता लगाने के लीड और लैग कैसे फाइंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। तो जिस तरफ हेड जाएगा वो लीड करेगा और जिस तरफ टेल होगी वो लैग करेगा। तो उसमें वैसे भी आपने बात याद रखनी है कि कैपेसिटर में करंट हमेशा लीड करेगा। एक बात आप याद रखो, इससे 4 पॉइंट्स आपके बनेंगे। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। सी से कैपेसिटर और सी से करंट आपने याद रखना है बस। अब यहाँ पे हम करंट के लिए एक नया फॉर्मूला देखें तो करंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा तो हमारे पास में ऑलरेडी फंक्शन है ही साइन का, बट यहाँ पे क्योंकि फेज कितना आगे जा रहा है करंट का, तो हम लिखेंगे उसमें 90 का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम 90 का फेज ऐड कर देंगे, यानी π/2 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये भी हमारे पास में करंट का फॉर्मूला होता है फॉर अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जब हमारे पास में वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में है बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर विद DC एंड AC। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है जिसको हमने एक वोल्टेज सोर्स से जनरेट कर रखा है जो कि DC है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम वोल्टेज सोर्स से इसको अटैच करेंगे जो कि एक DC सोर्स है, तो यहाँ से चार्जेस निकलेंगे और प्लेट्स पे चार्ज जाके स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो प्लेट जो पॉजिटिव से अटैच है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे और जो नेगेटिव से अटैच है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। पर होता क्या है यहाँ पे, जैसे जैसे चार्ज की अमाउंट बढ़ती जाती है तो प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जो कि बाहर वाले वोल्टेज को अपोज करता है। तो जिसकी वजह से जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज बढ़ता जाएगा ना, करंट ऐसा ऐसा डिक्रीज होता जाता है। और हम ये बात जानते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर वो इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है, यानी कुछ सेकंड से भी कम टाइम में वो चार्ज हो जाता है। तो इसलिए जो करंट है वो हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जीरो ही शो होगा। जैसे जैसे क्योंकि यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है तो यहाँ पे जो करंट है वो हमेशा जीरो शो होता है, यानी कि DC सोर्स की वजह से कैपेसिटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये इसका होता है लॉजिकल रीजनिंग। और इसके अलावा होता है यहाँ पे गैप आ जाता है, यहाँ पे जो चार्जेस हैं उनका पाथ कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हमारे पास जो करंट है वो जीरो होता है। लेकिन अगर हम इसी कैपेसिटर को एक AC सोर्स के साथ अटैच करें तो हम ये बात जानते हैं कि AC जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। फर्स्ट हाफ में वो पहले चार्जेस को स्टोर करेगा और फिर सेकंड हाफ में वो इनको डिस्चार्ज कर देगा, यानी कि हमारे जो कैपेसिटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो लगातार ऑसिलेट करते रहते हैं, यानी कि मोशन में रहते हैं। और हम ये बात जानते हैं चार्जेस की मोशन को ही करंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में करंट की एक वैल्यू हमें हमेशा मिलेगी। तो हम ये कहते हैं कि जो AC है
वो कैपेसिटर में से पास कर सकता है, कैपेसिटर उसको अलाउ करता है। तो 2 पॉइंट्स आपने याद रखने कि हमारा जो कैपेसिटर है वो डीसी को रोकेगा यानी ब्लॉक करेगा, जबकि एसी को अलाउ करेगा। अब इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है। अब क्या करो, यहाँ पर ना एसी लिखो, तो ए हो गया अलाउ और सी हमारे पास में हो गया कैपेसिटर। तो हमारा जो कैपेसिटर है वो एसी को अलाउ करता है, जबकि डीसी को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अगर हम बात करें इसकी अपोजिशन की, तो हमारे पास में ज़ाहिर बात है जो कैपेसिटर है वो करंट के रास्ते में कौनों की अपोजिशन तो अप्लाई करेगा। तो कैपेसिटर की जो अपोजिशन होती है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं, जिसको एक्स सी से लिखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी। अगर रेजिस्टर अपोज कर रहा है तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और अगर कैपेसिटर अपोज करेगा तो इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दिया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है एक्स सी इज इक्वल्स टू, अपोजिशन कोई भी हो हमेशा वोल्टेज ओवर करंट होता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, क्योंकि इसका बिहेवियर ए सी और डी सी के साथ अलग अलग है, जो कि मैथमेटिकली फर्दर बराबर होता है 1 ओवर ओमेगा सी के। और ओमेगा हम जानते हैं 2 पाई एफ के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 2 पाई एफ सी। अब सुनिए यहाँ पर देखो, हमारे पास में एक्स सी का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एक्स सी की वैल्यू कम होगी। अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, जिसकी वजह से उसको इनफाइनाइट अपोजिशन मिलती है और वो ब्लॉक हो जाता है। जबकि एसी की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाती है और एसी ईजिली फ्लो करता रहता है कैपेसिटर में से। तो ये भी रीज़न है मैथमेटिकली कि कैपेसिटर एसी को क्यों अलाउ करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पावर डिसिपेशन की, तो इसके ग्राफ आप देखो। अब यहाँ पर हमारे पास में पूरे वेव में हम 4 हाफ कर लेते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी, जब ना हमारे पास में पावर का आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि पावर गेन हो रही है, हमारी डिवाइस जो है वो चार्ज हो रही है, वो एनर्जी को स्टोर कर रही है। और जब पावर नेगेटिव होती है तो इसका मतलब कि वो डिस्चार्ज हो रही है, एनर्जी को यूज़ कर रही है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट हाफ में पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई वी। तो करंट और वोल्टेज का ग्राफ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कैपेसिटर का। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव हैं, तो पावर का जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, यानी हमारा कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। लेकिन जैसे ही सेकंड क्वार्टर आएगा तो इसमें देखो वोल्टेज पॉजिटिव लेकिन करंट क्या हो गया, नेगेटिव। तो P इज इक्वल टू आई वी से आप देखो तो पावर क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी, यानी कि यहाँ पे हमारे कैपेसिटर एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर देना है और वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही थर्ड हाफ आएगा, अब यहाँ पर देखो दोनों नेगेटिव में है, वोल्टेज भी नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव। तो दो नेगेटिव वैल्यूज़ का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पावर अगेन पॉजिटिव आएगी, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगेन चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही फोर्थ क्वार्टर आएगा, हमारा साइकिल कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव और करंट पॉजिटिव, तो आंसर अगेन नेगेटिव, नहीं हमारा कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज चार्ज और डिस्चार्ज करता रहता है और एनर्जी जो है वहाँ पे ऑसिलेट करती रहती है। लेकिन देखो यहाँ पे हुआ क्या कि उसने जितनी एनर्जी यहाँ पर स्टोर करी थी उतनी हमें वापस भी कर दी, जितनी पावर वो यहाँ पे गेन करेगा उतनी पावर यहाँ पर लॉस भी करेगा। तो हमारे सर्किट में अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो पावर गेन जो है वो हमेशा पावर लॉस के बराबर होते नहीं, यहाँ पे कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं होती। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर डिसिपेशन बिल्कुल नहीं होती। तो ये बात भी आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है कैपेसिटर का, जितने भी इसके अंदर मेन पॉइंट्स वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज डबल इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो, हमने ये भी डिस्कस किया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है VRMS ओवर IRMS, जो कि 1 ओवर ओमेगा C के बराबर होता है, जिसको फर्दर हम 1 ओवर 2 पाई FC भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ XC का इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम बढ़ाते हैं यानी कि डबल करते हैं, तो XC की वैल्यू 2 टाइम कम हो जाएगी, यानी कि वो ओरिजिनल का हाफ हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बनेगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा ग्राफ जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप बताता है। अब सुनो, देखो अभी हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC की वैल्यू कम होगी। अगर हम अपना फर्स्ट ऑप्शन देखें तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती जा रही है,
लेकिन एक्स सी की वैल्यू कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर हम सी ग्राफ को देखें तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे एक्स सी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब कि ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें बीटा ऑप्शन की, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है हमारी जो एक्स सी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती जा रही है, यानी कि ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि एक्स सी का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है एसी थ्रू एन इंडक्टर। तो अगर हम एसी सोर्स के साथ एक इंडक्टर को अटैच करें तो ये जो सर्किट है इसे हम कहते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है कि जब हम इसको सोर्स में से अटैच करेंगे तो सर्किट में से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो किसी भी लम्हे यहाँ पे जो करंट होता है इंस्टेंटेनियस करंट, उसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बट स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे यहाँ से करंट करना फ्लो करना स्टार्ट करेगा ना तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब हम ये बात जानते हैं कि एसी लगातार चेंज होता है, तो इसके चेंज होने से यहाँ पर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में पढ़ा होगा। तो वो जो बैक ईएमएफ है ना वो बाहर वाले वोल्टेज को अपोज करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास में होता है कि इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है ना एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है। तो इसके अंदर जो बैक ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो अप्रॉक्सीमेटली वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा वो बैक ईएमएफ के बराबर होगा, जिसका फॉर्मूला होता है एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जो कि बैक ईएमएफ का बराबर होता है। अब यहाँ पे हमें बात करनी है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे स्लोप का। अब यहाँ पे जो फैक्टर है ना आई ओवर टी, इसको हम स्लोप का नाम देते हैं। तो स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ हमें क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अगर इसको हम ग्राफ की मदद से समझें तो अगर हम करंट का ग्राफ बनाएं तो वो एक साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा, जिसको हम इस तरह से प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट स्लोप के बारे में आप जानते हो कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर अगर आप टेंजेंट लगाओगे ना तो टेंजेंट आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाला, यानी कि एक वर्टिकल लाइन आएगी जो कि मैक्सिमम स्लोप को इंडिकेट करती है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर तो यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा जो कि मिनिमम स्लोप या जीरो स्लोप को इंडिकेट करता है। तो स्लोप मैक्सिमम होने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि वोल्टेज मैक्सिमम है, और यहाँ पे स्लोप जीरो होने का मतलब ये है कि वोल्टेज हमारा जीरो पे जा रहा है। अगेन यहाँ पर स्लोप इंक्रीज करेगी, वोल्टेज मैक्सिमम, यहाँ पर स्लोप जीरो होगी, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो वोल्टेज है वो इनके जीरो पे आ जाता है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स को हम देखें यहाँ पे तो कुछ ऐसे बनेंगे। यहाँ पे अगेन आप देखोगे स्लोप मैक्सिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम पे चला जाएगा। अगर ये सारे पॉइंट्स को आपस में हम कंबाइन करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि इस केस में होगा क्या कि जब हमारा करंट जीरो पे होता है वोल्टेज मैक्सिमम होता है, और जब करंट मैक्सिमम होता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है वहाँ पे जीरो पे चला जाता है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखेंगे कौन मैक्सिमम के ऊपर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास में जो वोल्टेज है ना वो मैक्सिमम पर है, यानी कि इंडक्टर के अंदर देखो तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा, जबकि जो करंट है वो क्या करता है, लैग करता है। वोल्टेज मैक्सिमम पर है और करंट मिनिमम पर है। अगर इसको हम वेक्टर्स के लिहाज से देखें तो कुछ ऐसे बनेगा, करंट जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। वोल्टेज ऑलरेडी मैक्सिमम पर है तो इसके लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस आप देखो यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है ना वो 90 है या फिर π/2 है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन लीड कर रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा, क्योंकि अगर मैं करंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊँ वोल्टेज की तरफ तो मेरा एरो इस तरफ जा रहा है, तो जिस तरफ एरो हेड होगा वो लीड करेगा और जिस तरफ इसकी टेल है वो यहाँ पर लैग करेगी। तो हमारे पास में प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज हमेशा लीड करेगा बाय द फेज ऑफ 90 डिग्री या फिर π/2। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है। नेक्स्ट हमारे पास में मैं वोल्टेज का फॉर्मूला लिखूं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो होता है V = V0 sin ओमेगा टी, बट यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है π/2 के साथ तो हम यहाँ पे π/2 का फैक्टर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि इंडक्टर की जो अपोजिशन होती है। अब जाहिर बात है इंडक्टर भी तो एसी को अपोज करेगा ना, कोई ना कोई अपोजिशन मिलेगी, तो इसकी जो अपोजिशन है उसको लिखा जाता है XL, जो कि बराबर होती है ओमेगा एल के।
अब since यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सेल है ना, ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो ओमेगा है ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल होता है इंडक्टेंस। अब आप जानते हो कि ओमेगा जो है फर्दर बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एल। इस तरह से हमारे पास में फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पीक वोल्टेज कितना होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास में इसका फॉर्मूला बनेगा वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सएल। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज की बात करें तो ये फॉर्मूला बनेगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल। तो ये हमारे पास में कुछ इसके रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ना इसमें कुछ रिलेशंस फर्दर ऐड कर लेने इसके ऊपर, इस जगह पे। तो एक्सएल जो है ये फर्दर किसके बराबर आएगा, तो हम लिखेंगे ये बराबर होता है 2 पाई एफ एल के, ठीक है। 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ, तो ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला आएगा 2 पाई एफ एल। तो ये होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसमें सेम हमारे पास में सारे की पॉइंट्स हैं और फॉर्मूलाज हैं इंडक्टर वाले टॉपिक के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इसका बिहेवियर, कि इंडक्टर एसी और डीसी के साथ किस तरह से बिहेव करता है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इंडक्टर के साथ एक डीसी सोर्स लगा रखा है, तो उसमें हम जानते हैं कि जो डीसी है ना वो एक कांस्टेंट करंट होता है। तो जब इंडक्टर में से कांस्टेंट करंट गुजरेगा तो इसकी वजह से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो बैक ईएमएफ है वो भी नहीं बनेगी, तो हमारा जो करंट है वो इजीली इसमें से फ्लो कर जाएगा, उसको कोई अपोजिशन नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं एसी की, तो एसी क्योंकि लगातार चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। वो जो बैक ईएमएफ है वो हमारे सोर्स को क्या करेगी, हमेशा अपोज करेगी, जिसकी पोलैरिटी पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एसी को अपोजिशन मिलेगी बाय द इंडक्टर, जबकि डीसी को ये कोई अपोजिशन नहीं देता। हम कह सकते हैं कि इंडक्टर की डीसी से दोस्ती चल रही है, जबकि एसी के साथ उसकी लड़ाई चलती है। तो हमारा जो इंडक्टर है ना, जो इसमें हम एमीटर यूज़ करेंगे, वो हमें एक मैक्सिमम यानी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, जो कि ऑलमोस्ट फिक्स होती है एसी के लिए। ठीक है, अगर वो 220 है तो वो 220 भी हमें रीडिंग शो करेगा, लेकिन उसकी जो पोलैरिटी है वो लगातार रिवर्स होती रहेगी इधर यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है, जो मेन हमारा इसकी की पॉइंट है वो ये है कि इंडक्टर स्टॉप्स एसी ड्यू टू द बैक ईएमएफ। जो इंडक्टर है वो एसी को क्यों अपोज करता है, बैक ईएमएफ की वजह से, और डीसी उसमें से इजीली गुजर जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट है और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता। तो ये हमारे पास में इसके कुछ रीजंस हैं जिसको आपने याद रखना है। और वैसे भी इसका फॉर्मूला देखें अब एक्सएल वाला, वो क्या था 2 पाई एफ एल। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, तो उसके लिए एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, 0, करंट इजीली फ्लो करेगा। और एसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो इसको अपोजिशन भी ज़्यादा मिलेगी, तो मैथमेटिकली भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज ट्रिपल इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट व्हाट हैपेंस टू द करंट। कि अगर हम एसी की फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम बढ़ाएं तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है ना, वो हम यूज़ करेंगे, जो कि होता है एक्सएल इज इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं ओमेगा एल, और ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई एफ के, तो बनेगा 2 पाई एफ एल। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम बढ़ाऊंगा तो एक्सएल क्या करेगा, 3 टाइम बढ़ेगा। बट हमें करंट का रिलेशनशिप बताना है, तो आप जानते हो कि एक्सएल का करंट के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर एक्सएल 3 टाइम बढ़ेगा तो जो करंट है वो 3 टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम बढ़ाने से जो करंट है वो 1/3 होगा, तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर वो बीटा बनेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए क्विज है आपकी। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ो अच्छे से, समझो, और इसका जो भी आंसर आए उसको कमेंट्स में लाजमी मेंशन करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है इम्पीडेंस का। अब इम्पीडेंस क्या होती है, अगर हम एसी सर्किट्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, या फिर इंडक्टर है। तो हमारे पास में उन तमाम एलिमेंट्स की जो कंबाइंड अपोजिशन होती है एसी के फ्लो के लिए, उसे हम इम्पीडेंस का नाम देते हैं। यानी कि जब सर्किट्स में हम तीनों एलिमेंट्स लगाएंगे, या तीनों में से कोई 2 एलिमेंट्स होंगे या कोई एक एलिमेंट होगा, तो उनकी जो टोटल अपोजिशन होती है एसी के फ्लो में, उसे इम्पीडेंस का नाम दिया जाता है, जिसको जेड से ज़ाहिर करते हैं। अब हम जानते हैं कि अपोजिशन कोई भी हो, उसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला बनेगा वी नॉट ओवर आई नॉट, या फिर वी आर एम एस डिवाइडेड बाय
IRMS, इसको आप सिंपली V ओवर I भी लिख सकते हो, जो कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट को इंडिकेट करेंगे। अब आप जानते हो कि अपोजिशन जो होती है ना, जो रेजिस्टेंस होती है या अपोजिशन होती है, उसका यूनिट ओहम होता है, तो इम्पीडेंस का जो ऐसा यूनिट है वो भी ओहम होता है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास में है फेज फैक्टर। अब इसमें फेज फैक्टर क्या होता है, अगर हम देखें करंट की बात करें तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, यानी करंट अगर लीड करेगा तो प्लस थीटा और लैग करेगा तो माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है ना थीटा, जिस एंगल पर वो लीड या लैग करता है, इसे हम कहते हैं फेज फैक्टर। तो ये बात आपने यहाँ पे छोटी सी याद रखनी है। अगर हम अपने तीनों एलिमेंट्स को समराइज करें, जो हमने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं, रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट, तो उसमें यहाँ पे देखो हमारे पास में अगर हम बात करें रेजिस्टिव सर्किट की, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमारा जो एलिमेंट है वो रेजिस्टर होता है। और इस केस में अगर हम वोल्टेज को एज अ रेफरेंस मान लें, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट का इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इनके करंट और वोल्टेज का फेज सेम होता है और रेजिस्टिव सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो R के बराबर होती है, और इस केस में हमारा जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम बात करें प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, तो उसमें हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय द फेज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो करंट का इक्वेशन है वो बनेगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और इसकी जो इम्पीडेंस है जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं वो होती है 1 ओवर ओमेगा सी या फिर 1 ओवर 2 पाई एफ सी। अब यहाँ पर जो फेज फैक्टर है हमारा वो होगा प्लस पाई बाय 2। इसी तरह से अगर हम बात करें प्योर इंडक्टिव सर्किट की, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंडक्टर को, और इस केस में हम जानते हैं वोल्टेज लीड करता है तो करंट लैग करेगा, तो लैग की वजह से यहाँ पे हमारा जो फेज फैक्टर वो बनेगा माइनस पाई बाय 2, और इसके लिए जो इम्पीडेंस होती है वो होती है ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल के बराबर। तो ये इसकी सारी समरी है, आप इस पूरे टेबल को स्नैपशॉट कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो अच्छी तरह से, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिस ना हो। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है AC थ्रू RC सीरीज सर्किट। अब एक ऐसे सर्किट जिसमें इन रेजिस्टर और कैपेसिटर को हम सीरीज में अटैच कर दें, इसे RC सीरीज सर्किट का नाम देते हैं। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, सेम डायरेक्शन में आएंगे, जबकि अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है जबकि वोल्टेज जो है वो लैग करता है। तो अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो दोनों के लिए, क्योंकि सीरीज में है, करंट सेम होगा, तो मैं करंट को यहाँ पर ना एक रेफरेंस मान लेता हूँ। तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि कैपेसिटर और रेजिस्टर के करंट को शो करेगा। अब देखो जो रेजिस्टर का वोल्टेज है वो करंट के साथ इन फेज होता है, तो उसके लिए हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं करंट के पैरेलल, जबकि कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उसका करंट के साथ 90 का फेज होता है, तो जो वोल्टेज अलॉन्ग द कैपेसिटर है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखो यहाँ पे करंट में और वोल्टेज में कैपेसिटर के लिए कितना एंगल बनेगा 90, लेकिन करंट अभी भी उससे आगे है क्योंकि VC नेगेटिव में जा रहा है, डाउनवर्ड है, तो हम लिखेंगे करंट अभी भी लीड कर रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए रिजल्टेंट वोल्टेज, जिसे हम RMS वोल्टेज का नाम देते हैं, जो हमारे सर्किट में यहाँ पे होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हेड टू टेल रूल। तो अगर हम इसको उठा के यहाँ पे ले जाएं या फिर VR को उठाकर यहाँ पर ले आएँ, तो हमारे पास में इनका जो रिजल्टेंट है ना, दो परपेंडिकुलर का, वो हमेशा इनके सेंटर से पास करेगा। तो जो RMS वोल्टेज है वो हमारे पास में कुछ इस तरह से आएगा, जो कि RMS करंट के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा। बट सुनो, देखो आप एक चीज़ नोट करो, करंट अभी भी जो है ना वो लीड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फेज एंगल ना तो वो 0 डिग्री है और ना ही वो 90 है, बल्कि 0 और 90 के बीच में कोई एंगल बनेगा थीटा। तो हम लिखेंगे कि RC सीरीज सर्किट में करंट लीड तो करता है बट किसी एंगल थीटा के ऊपर। अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो ये फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और प्लस थीटा। थीटा हमारा यहाँ पे फेज एंगल है जिससे वो लीड कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास में सर्किट की इम्पीडेंस क्या होगी और वो किस एंगल पे लीड कर रहा है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे बनाएंगे इसकी इम्पीडेंस डायग्राम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में ये रेजिस्टर है, वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के लिए हम एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास में ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन, ये है वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, और कैपेसिटर की अपोजिशन होती है 1 ओवर ओमेगा सी। तो इनकी जो रिजल्टेंट अपोजिशन है ना, जिसको हम इम्पीडेंस कहेंगे, इन दोनों का जो सम होगा, रिजल्टेंट होगा, वो कुछ इस तरह से बनेगी बाय हेड टू टेल रूल, जो कि थीटा के ऊपर एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हेड टू टेल रूल की, तो जो Z है ना, ये बराबर होगा
जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी स्क्वायर, या 1 ओवर सिंपली इसको एक्स सी का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो जेड का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास में जो इसकी इम्पीडेंस है वो बनेगा जेड इज इक्वल्स टू एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट बाय पैथागोरस थ्योरम। बट यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा की, तो हम जानते हो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या आएगा, एक्स सी, और बेस में क्या आएगा, आर। तो थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारे पास में कुछ रिलेशंस हैं इसका फेज एंगल कैलकुलेट करने के लिए, इम्पीडेंस निकालने के लिए और करंट फाइंड करने के लिए। बाकी आपने इसका ग्राफ्स को भी याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज में इनकी जस्ट ये ग्राफ्स या डायग्राम्स भी पूछ सकता है, तो ये आपको प्रॉपर्ली आने चाहिए। अच्छा, इसमें बात ये आपने याद रखनी की जो रेजिस्टेंस है ना वो डिवाइड होगी, चाहे वो आरसी सर्किट है चाहे वो आरएल सर्किट है, ये बात आपने नोट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट। अब सुनिए यहाँ पे देखो, पहले हमने आरसी पढ़ा, अब यहाँ पे क्या आ गया, आरएल सीरीज सर्किट। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर को हम सीरीज में जोड़ दें उसे आरएल सीरीज सर्किट का नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि रेजिस्टर में तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, लेकिन इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है जबकि करंट जो है वो लैग करता है। तो यहाँ पे करंट क्योंकि सेम है तो हम करंट को एज अ रेफरेंस मानेंगे और यहाँ पे इसलिए एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अगर हम बात करें वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर का जो वोल्टेज है ना उसका करंट के साथ इन फेज है, तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जबकि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर लीड करता है इंडक्टर के केस में, तो उसको हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, जो कि करंट के साथ 90 का फेज बनाएगा और लीड करेगा। अब यहाँ पे वी आर और वी एल का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, जिसे हम आरएमएस वोल्टेज कहेंगे, वो कुछ इस तरह से बनेगा इन दोनों के सेंटर से। बट अब देखो आरएमएस वोल्टेज जो है वो अभी भी आरएमएस करंट को लीड कर रहा है बाय सम एंगल थीटा। तो आरएल सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा किसी एंगल थीटा के ऊपर जो 90 से कम होगा और 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करंट की, तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो करंट है वो लैग कर रहा है, ठीक है। जिसे पहले वो लीड कर रहा था उन्होंने प्लस का साइन यूज़ किया, अब ये लैग करेगा तो हमने इसको नेगेटिव का साइन यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने वोल्टेज को एज अ रेफरेंस यूज़ कर लिया वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी इंपीडेंस की, तो ये इसकी डायग्राम बन जाएगी। ये हमारे पास में रेजिस्टेंस, ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये हो गया इसका इम्पीडेंस, ठीक है। इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया इस जगह पे। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इसकी इम्पीडेंस है बाय पैथागोरस थ्योरम वो बनेगी Z इज इक्वल्स टू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट, यानी सेम वही पुराना फॉर्मूला, बस यहाँ पे एक्सएल है और वहाँ पर एक्स सी था। इसी तरह से मैंने फेज निकालना चाहते हैं तो थीटा का फॉर्मूला सेम वही आएगा, tan इनवर्स एक्स एल डिवाइडेड बाय आर आएगा। तो बस वहाँ पर एक्स सी था और यहाँ पर एक्सएल है, तो ये हमारे पास में बन जाता है आर एल सीरीज सर्किट। तो इसमें दोनों में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, बेसिक से टॉपिक है, तो उसको आपने एक बार रिव्यू लाजमी कर लेना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, a resistor of 3 ohm and an inductor of 4 ohm inductive reactance are connected in series, what is the total impedance of the circuit। तो यहाँ पे आपको impedance कैलकुलेट करनी है, तो ये बेसिकली आपके लिए क्विज है और फॉर्मूला हमने impedance का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो बस फॉर्मूले को अप्लाई करो, इसको सॉल्व करो और जो भी आपका आंसर है उसे कमेंट्स में मेंशन करो। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट्स। अगर हम एसी सर्किट्स की बात करें जहाँ पे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों एलिमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज में एक फेज एंगल बनता है थीटा। अब यहाँ पे हमारी एक्टिव पावर कितनी होती है जो एक्चुअल में वहाँ पर डिसिपेट हो रही है सर्किट के अंदर, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना करंट के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि आरएमएस वोल्टेज की डायरेक्शन में है, जिसे हम आई आर एम एस कॉस थीटा का नाम देंगे क्योंकि एंगल के साथ में है। और एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि आरएमएस वोल्टेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जिसे हम आई आर एम एस साइन थीटा का नाम देते हैं। उसमें देखो ये जो कंपोनेंट है वो आरएमएस वोल्टेज के साथ इन फेज है, उसकी डायरेक्शन में है, जबकि ये जो कंपोनेंट है वो वोल्टेज के परपेंडिकुलर है, यानी कि आउट ऑफ फेज है। तो हमने ये बात डिस्कस करी है वन बाय वन अपने सर्किट्स के अंदर कि जब हमारे पास में रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो पावर डिसिपेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होते हैं, जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर डिसिपेशन नहीं होती क्योंकि वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज होते हैं बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी सेम ही रीज़न है कि हमारा ये जो कंपोनेंट है जो कि आउट ऑफ द फेज है, इसकी वजह से पावर डिसिपेशन जीरो होगी और ये कहलाता है वॉट लेस कंपोनेंट ऑफ द एसी। जबकि आई आर एम एस कॉस थीटा जो है ये उसका इफेक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट है, जिसकी वजह से पावर डिसिपेशन होती है। और हमारे पास में जो एक्टिव पावर है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा
जिसे हम एक्टिव पावर का नाम देते हैं, जो हमारे सर्किट में डिसिपेट होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास में फैक्टर है ना कॉस थीटा, इसे हम नाम देते हैं पावर फैक्टर का, जो कि हमारी पावर डिसिपेशन को डिसाइड करेगा किस एलिमेंट में कितनी पावर डिसिपेशन होती है। और एक्चुअल में हमारे पास में एंगल होता है बिटवीन VRMS एंड IRMS, जिसे हम फेज डिफरेंस का नाम देते हैं। अगर हम बात करें प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, तो इस केस में हमारे पास में जो फेज एंगल है वो होता है 0 डिग्री। अगर एंगल 0 है तो कॉज ऑफ 0 किसके बराबर आएगा, 1 के। तो हमारा जो पावर फैक्टर है यहाँ पर 1 बनेगा। तो पावर का जो फॉर्मूला है फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट ये होता है VRMS इंटू IRMS, जिसे हम अपेरेंट पावर का नाम भी देते हैं। बट अगर हम बात करें प्योर रेजिस्टिव कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट की, तो यहाँ पे हमारे पास में जो फेज डिफरेंस है वो होता है 90 डिग्री, जिसकी वजह से cos 90 0 होगा। यानी कि हमारा जो पावर फैक्टर है फॉर अ प्योर कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट ये 0 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन है वो भी 0 होती है। यानी कि प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट में कोई पावर डिसिपेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टिव सर्किट में पावर डिसिपेशन होती है रेजिस्टर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। तो ये हमारे पास में सारी समरी है इस पूरे टॉपिक की, जिसको आपने अच्छे से गो थ्रू करना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर इन द सर्किट आर गिवन एज। तो उसने करंट की वैल्यू बता रखी है 1/√2 साइन 100 पाई टी अम्पेयर्स में, एंड वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास में है 1/√2 साइन 100 पाई टी प्लस π/3 वोल्ट। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज, तो हमें एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है। तो उसमें हमने पावर का फॉर्मूला अभी डिस्कस किया, P = IRMS VRMS cos थीटा। अब यहाँ पे हमें तीन चीज़ें चाहिए, थीटा चाहिए जो कि उसका फेज फैक्टर होगा, हमें RMS वोल्टेज चाहिए और RMS करंट चाहिए। अगर हम देखो अपनी करंट की बेसिक इक्वेशन देखें तो वो होती है I = I0 साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज होता है V = V0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो I0 है ना, उसकी जगह पर क्या आ रहा है 1/√2, और जो V0 है उसकी जगह पर भी 1/√2 आ रहा है। तो हमारे पास में कंपैरिजन से हमें ये पता चलेगा, जब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो I0 बनेगा 1/2 एम्पेयर, और V0 भी क्या हो गया 1/√2 वोल्ट्स। तो हमारे पास में जो थीटा है यहाँ पर जो फेज फैक्टर है वो कितना आ गया π/3। अब हम इजीली यहाँ से IRMS निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है I0 डिवाइडेड बाई √2। तो I0 डिवाइडेड बाई √2 में जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना 1/√2, तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो इसका आंसर आएगा 1/2। सिमिलरली हमारे पास में जो VRMS है उसका आंसर भी क्या आएगा 1/2 वोल्ट्स आएगा, क्योंकि √2 से √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 के बराबर आएगा। अब हमारे पास में पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है P = IRMS VRMS cos थीटा। तो यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज को रिप्लेस करना है, VRMS की वैल्यू 1/2, IRMS की वैल्यू 1/2, cos थीटा हमारे पास में कितना है π/3, जो कि एक्चुअल में 60 डिग्री के बराबर होता है। और हम जानते हैं cos ऑफ 60 डिग्री ये बराबर होता है 1/2 के, cos π/3 ये 1/2 होता है। तो हमारे पास में जो टोटल आंसर इसका आएगा वो आएगा 1/8 वॉट, यानी 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1/4, और cos π/3 यानी cos 60 ये भी 1/2, तो हमारे पास में टोटल आंसर आएगा 1/8 वॉट। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब ये सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें हमारे पास में तीनों एलिमेंट्स को हम सीरीज में अटैच करते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। अगर ये तीनों सीरीज में लगा दिए जाएं विद एन AC सोर्स तो इसे RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो तो फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट होती है, यानी इसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर इनकी जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास में तीन केसेस हैं जिसको हम यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहला केस हमारे पास में है कि अगर XC इज ग्रेटर देन XL हो तो सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, यानी कि कैपेसिटर की अगर अपोजिशन ज़्यादा है, तो उसमें अगर हमारे पास में कैपेसिटर की अपोजिशन ज़्यादा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो वहाँ पे हमारा जो कैपेसिटिव सर्किट है वो डोमिनेट करेगा। जाहिर बात है अगर कैपेसिटर ज़्यादा अपोज कर रहा है तो वहाँ पे वो डोमिनेट कर जाएगा। तो हम लिखेंगे हमारा जो सर्किट का बिहेवियर है ना वो कैपेसिटिव सर्किट के जैसा होगा, जिसमें करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगा। और ये तब होता है जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि XC का फ्रीक्वेंसी से इन्वर्स रिलेशनशिप है।
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लो होगी तो XC की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और XL की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे पास में जो सर्किट का बिहेवियर है वो होगा एज आ RC सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही और साथ में कैपेसिटर डोमिनेट हो रहा है, तो हमारे सर्किट का बिहेवियर हो जाएगा RC सीरीज सर्किट के जैसे। बट अगर हमारे पास में XL की वैल्यू ज़्यादा हो जाए और XC की वैल्यू कम हो, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हमारे पास में जो इंडक्टिव सर्किट है वो डोमिनेट करेगा और बिहेव करेगा एज एन RL सर्किट या LR सर्किट। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है करंट को, तो हमारे पास में जो करंट है वो लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा, तो करंट लैग्स द वोल्टेज बिहाइंड, ठीक है। और ये तब होता है जब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई होती है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो XL की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि XL का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट लिंक होता है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर XC की वैल्यू कम हो जाती है। तो हमारे पास में ये 3 पॉइंट्स के आपने याद रखने हैं। बट एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भी होती है जहाँ पर XL और XC आपस में बराबर होते हैं, वहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा हमारे पास में रेजिस्टिव एलिमेंट। तो हमारा जो सर्किट है वो एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगा, और वहाँ पे हमारे पास में करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, और ये तब होता है जब हमारे पास में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होती है उसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर दोनों की बिहेवियर अपोजिट होने की वजह से दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट ही डोमिनेट करता है। तो ये हमारे पास में कुछ समरी है इस पूरे टॉपिक की, जिसको अपने रिव्यू करना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट हमारे पास में इसके कुछ ग्राफ्स हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी, तो इसमें देखो सीरीज सर्किट में हमारे पास में 3 एलिमेंट्स है, वहाँ पे 2 एलिमेंट्स की तो अपोजिशन 0 हो गई है, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर बचता है जो कि यहाँ पे टोटल अपोजिशन ऑफर करेगा। तो हम लिखेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसमें जो इम्पीडेंस है ना वो मिनिमम होती है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे हमारे पास में ये जो पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम अपोजिशन आ रही है या मिनिमम इम्पीडेंस आ रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के बराबर है, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले देखें तो वहाँ पे देखो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन अपोजिशन ज़्यादा हो रही है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये इंडिकेट करता है कैपेसिटिव सर्किट को, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है हमारी अपोजिशन अगेन बढ़ती है, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से अगर अपोजिशन बढ़ेगी तो वो बिहेवियर होता है इंडक्टिव सर्किट का, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट लिंक होता है। तो अगर हमारे पास में XL XC से ज़्यादा होगा और XC कम होगा तो वो हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और XC हायर होता है लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो ये हमारे पास में ग्राफ है इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर हम बात करें करंट की, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अब इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इम्पीडेंस मिनिमम होती है, अपोजिशन मिनिमम है, तो यहाँ पे जो करंट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है V0/R के। अब यहाँ पे देखो रेजोनेंस से पहले की जो फ्रीक्वेंसी होती है जैसे लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे हमारे पास में कैपेसिटिव सर्किट होगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास में इंडक्टिव सर्किट का बिहेवियर होगा। तो रेजोनेंस से लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी करंट कम होता है और हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी करंट जो है वो कम होता है, लेकिन रेजोनेंस के ऊपर हमारे पास में जो करंट है वो मैक्सिमम होता है। इसमें हमारे पास में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हमारे पास में जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये होता है 1/√LC। अगर हम ओमेगा की बात करें तो ये होता है 2πf। तो यहाँ से हमारे पास में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है f, इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2π√LC। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंपीडेंस मिनिमम होती है, तो जो Z है वो R के बराबर होगा और जो करंट है यहाँ पर वो मैक्सिमम होता है। अब क्योंकि यहाँ पे इंपीडेंस हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव है, ये प्योर रेजिस्टर की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो 1 के बराबर होता है। तो ये कुछ इसके बेसिक से पॉइंट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जिसे हम LC ऑसिलेटर भी कहते हैं। इसमें जैसे सर्किट जिसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ हम एक AC सोर्स अटैच कर दें उसे हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का नाम देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब हम इसको AC सोर्स से अटैच करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटर उसको अलाउ कर रहा है और इंडक्टर उसको अपोज कर रहा है, तो हमारा जो कैपेसिटर वो फटाफट से चार्ज हो जाता है। लेकिन जब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है ना तो वो इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। तो हमारे पास में कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इंडक्टर में चली जाती है
और फिर इंडक्टर चार्ज होता रहेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता रहेगा, और फिर ऐसा ऐसा इंडक्टर डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर चार्ज होगा, तो हमारी जो एनर्जी है वो इंडक्टर और कैपेसिटर में ऑसिलेट करती रहती है और सोर्स में से बहुत ही कम एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सर्किट है इसे हम कहते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर हम बात करें इम्पीडेंस की, तो क्योंकि सोर्स में से कोई भी करंट हमारे पास में नहीं आता, करंट जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान ऑसिलेट करता है, तो हम लिखेंगे इसके अंदर जो अपोजिशन होती है, जो इम्पीडेंस होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे ना, वो कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद हमारे पास में जो इम्पीडेंस है वो कम होती है। अगर रेजोनेंस के ऊपर यहाँ पे इम्पीडेंस मैक्सिमम है, जो कि रेजिस्टिव ही होती है बेसिकली, तो इस केस में हमारे पास में जो करंट है वो मिनिमम होगा और इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। रेजोनेंस के ऊपर इम्पीडेंस मैक्सिमम और जो करंट है वो मिनिमम होता है, और ये होता है इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या एलसी ऑसिलेटर। जब हमारे सोर्स में से कोई करंट हमारे पास में नहीं आ रहा होता, तो यहाँ पे जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान ही फ्लो करता रहता है। सोर्स में से हमें बहुत कम करंट की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ स्टार्ट में ज़रूरत होती है जब हमने एक बार कैपेसिटर को चार्ज करना होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके बात करें रिलेशनशिप्स की, तो सेम वही रिलेशन जो हमने पहले डिस्कस किए हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 1/√LC। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है लीनियर फॉर्म में वो बनेगी 1/2π√LC। जो इसका इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम होगा और रेजिस्टिव होगा, और इस केस में जो पावर फैक्टर है वो 1 के बराबर होता है। तो यही सेम वही रिलेशनशिप्स हैं, बस इनके ग्राफ्स एक दूसरे के उलट हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से चेंज हो जाती हैं। तो उस केस में हमारी इम्पीडेंस मिनिमम होती है और यहाँ पर मैक्सिमम, उसमें करंट मैक्सिमम और यहाँ पे करंट जो है वो मिनिमम होता है एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट इफेक्ट इन डिक्रीज द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलसी सर्किट यूजिंग इंस्टेड। तो कहते हैं हम इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करें कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की वो ग्रेटेस्ट डिक्रीज़ करेगी, यानी काफ़ी डिक्रीज़ करेगी। अब ये बात हमें देखनी है। देखो हमारे पास में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, इसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का √LC के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब हमारे पास में LC का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो कम से कम होगी। तो अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पे पहले ऑप्शन की, तो L/2 और C/2 का जो प्रोडक्ट है ना, ये बनेगा LC/4, यानी कि ये फैक्टर 4 टाइम कम हो रहा है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 4 टाइम इंक्रीज़ करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें बीटा ऑप्शन की, ये है 2L/C/2। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट हमारा सेम टू सेम वही आएगा। इसी तरह से सी ऑप्शन में भी यही होगा, L/2 × 2C, तो ये भी LC बनेगा ओवरऑल। तो बीटा और C से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसको। अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन की 2L एंड 2C, अगर हम इंडक्टेंस को भी डबल कर दें, कैपेसिटेंस को भी डबल कर दें, तो 2/2 ये हो गया 4 टाइम इंक्रीज़ करेगा। तो इसके 4 टाइम इंक्रीज़ होने से जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि √4 जो है वो 2 होता है। तो हमारे पास में जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। अगर हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को डबल करेंगे तो हमारी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम डिक्रीज़ करेगी। तो इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स लास्ट और फाइनल टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक PMDC में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसको भी एक बार लाजमी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें भी LC ऑसिलेटर का इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं, तो हमने ये बात लोअर क्लासेस में डिस्कस की हुई है कि ऐसी तमाम वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। जैसे कि लाइट है, एक्सरेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं या गैमा रेज हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। और ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, तो हम लिखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जब हमारे चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करते हैं तो वहाँ पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होते रहते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। और ये प्रेडिक्शन सबसे पहले करी थी मैक्सवेल ने, इसलिए इसे हम मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन भी कहते हैं। उसमें यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी डायरेक्शन भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं
वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर मूव करती है। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम बात करें वैक्यूम के अंदर तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, और इसका फॉर्मूला होता है C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, जो कि बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहलाता है फ्री स्पेस परमिटिविटी, जिसको हमने कूलम लॉ में पढ़ा था, और म्यू नॉट जो है ये कहलाता है फ्री स्पेस परमीएबिलिटी, जिसे आपने एम्पेयर्स लॉ में पढ़ा था। तो अगर मैं इन दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। बट अगर हम किसी मीडियम में बात करें, जैसे लिक्विड्स हैं या सॉलिड्स हैं या ग्लास वगैरह जैसे होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कम हो जाती है वैक्यूम की निस्बत। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है V = C / √μr एप्सिलॉन r, यानी कि C को हम क्या करेंगे, इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में अक्सर एक एमसीक्यूज आता है कि ये जो फैक्टर है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। तो इसकी डायमेंशन वही होंगी जो कि C की डायमेंशन है, यानी कि जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होते हैं, तो ये बात हमने डिस्कस की है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हमेशा चार्जेस की ऑसिलेशन से जनरेट होती है। तो चार्जेस के ऑसिलेशन से ट्रांसमिशन एंटीना के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरचेंज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पे अगर हमने इन वेव्स को ट्रांसमिट करना है स्पेस के अंदर तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो इस एंटीना में क्या होता है, हमारे पास में एक AC सोर्स होता है जिसके साथ एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो जब चार्जेस यहाँ से ऑसिलेट करते हैं तो इसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वो स्पेस में स्प्रेड हो जाती हैं। अगर हमने इन तमाम वेव्स को जो कि स्पेस में मौजूद हैं उनको रिसीव करना है तो उसके लिए हम एक रिसीवर यूज़ करते हैं। अभी जो रिसीवर है ये हमारे पास में बेसिकली एक LC सर्किट होता है जिसमें एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस वेरिएबल होती है, जिसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी इनकमिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तो वहाँ पे रेजोनेंस होती है। तो जब हमारे पास में LC सर्किट की फ्रीक्वेंसी अपकमिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो वहाँ पे रेजोनेंस होगी, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, और हम कहते हैं कि हमारे जो सर्किट है वो ट्यून हो चुका है, यानी कि वो वेव्स हम रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि रेडियो सेट की ट्यूनिंग में भी सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में पूरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इसमें ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक AC इन वन शॉट। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, कहीं पे कोई डाउट हो या कोई भी मिसकंसेप्शन हो तो आप उसे कमेंट्स में लाजमी हाईलाइट करिएगा। जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।